हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गोपेश एंड वेलकम टू द नमो क्लासेस। दोस्तों, हम साइकोलॉजी की बैक टू बैक क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है अधिगम लर्निंग। तो आज इसको हम अच्छे से जानेंगे कि साइकोलॉजी में अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं और इसके संबंधी कारक और परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके सिद्धांत जो हैं अच्छे से सारे थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव एंड मैस्लो के सिद्धांत और पियाजे, कोलबर्ग पियाजे का सिद्धांत हम पहले कर चुके हैं। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर से ज़रूर आप पियाजे की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए, आपका बिना समय खराब किए हम स्टार्ट करते हैं अधिगम। तो देखिए, अधिगम क्या है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। तो सामान्य अर्थ में जो सीखना है वो व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है वो सीखना ही है। लेकिन अब कहेंगे हर जो भी व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा वो सीखना नहीं। सभी तरह के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उनको सीखना नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो थकान से परिवर्तन आता है, जो दवा से परिवर्तन आता है, जो खाने या बीमारी से या परिपक्वता से जो परिवर्तन आता है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किन से परिपक्वता से हुआ अधिगम, अधिगम कहलाता है नहीं कहलाता, ये पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। तो परिपक्वता से जो अधिगम होता है वो अधिगम नहीं कहलाता। और इनसे ये ध्यान रखिएगा ये कौन कौन से पॉइंट है, थकान, दवा, खाना, बीमारी, परिपक्वता आदि, इनसे जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम नहीं कहलाते। मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य क्या है कि उन्हीं परिवर्तनों से जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप हो, ध्यान रखिएगा, अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं केवल वही अधिगम कहलाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं परिभाषाएं कि क्या क्या है। अधिगम को आप समझ गए होंगे, अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप, ना कि कोई थकान या ना कि कोई खाने की वजह से ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं होता। केवल अभ्यास या अनुभव के द्वारा हम जो लर्निंग करते हैं, विद्यालय में सीखते हैं या कोई हमें सिखाता है, वही अधिगम। तो इसमें सबसे पहले परिभाषाएं सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो परिभाषाओं की ओर हम गौर करेंगे। तो स्किनर ने क्या कहा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है, मल्टीपल टाइम्स, इंपॉर्टेंट है, सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट ही इंक्लूड की है। तो स्किनर कहते हैं सीखना व्यवहार में, देखिए स्किनर, नर क्या करते हैं, उत्तरोत्तर सामंजस्य नर ही तो करता है, मानव ही तो करता है और थोड़ी कोई करता है। तो आप नर से ध्यान रख लीजिएगा कि उत्तरोत्तर सामंजस्य कौन करता है, नर ही करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए ये अपनी टेक्निक है, आप अपनी भी आसानी से बना सकते हैं जिसको आप अच्छे से आपको याद रहे। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन। क्या है, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। देखो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये याद नहीं होगी, लेकिन बार बार जब आप पढ़ेंगे तो आप आदत हो जाएगी और क्रो एंड क्रो का नाम सुनते ही सीधा आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति निकलेगा। तो वैसे क्रो एंड क्रो दोनों पति पत्नी हैं। तो पति पत्नी जो क्रो एंड क्रो हैं किन की बात कर रहे हैं, तीन चीज़ों की बात करते हैं, दो तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं। जो क्रो एंड क्रो दो व्यक्ति है, ये तीन की बात करते हैं, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। आप ध्यान रखिए दो तीन की बात कर रहे हैं बस। वुडवर्थ क्या कह रहे हैं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही अधिगम। देखिए नवीन ज्ञान जो होता है और नवीन प्रतिक्रिया जो होती है, कोई भी नया ज्ञान, कोई भी प्रतिक्रिया नया कर रहा है, उसको जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो वही अधिगम है, ये वुडवर्थ कहते हैं। देखिए वुडवर्थ दो शब्दों से बन रहा है, वुडवर्थ, तो दो शब्दों से जो बन रहा है वो दो के बारे में बता रहा है, दो जो व्यक्ति हैं वो तीन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो दो शब्दों से वुडवर्थ, वुड दो दो जो बन रहे हैं ये दो के बारे में बताते हैं। फिर आता है जेपी गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ही कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड अथवा गाल में जब अपन फोड़ देते हैं, किसी के लपट पटक देते हैं ना, तो गाल फोड़, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए गाल फोड़। अब गाल फोड़ करेंगे तो उसके व्यवहार, अपन ने जो व्यवहार किया है उसके कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा नहीं होगा। मैं जाके किसी के थप्पड़ लगाऊं, गाल पे उसको फोड़ूं, तो उसका मेरे व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हो गया। उसके पहले तो वो बहुत अच्छा खासा था या उसके मन में मेरे प्रति भी अच्छी थी, लेकिन मैंने जो व्यवहार किया उसके कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो गाल फोड़ से आप ध्यान रख लीजिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। फिर आता है गेट्स के अनुसार। गेट्स जी क्या कह रहे हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा
अपने व्यवहार का संशोधन या देखो संशोधन में ये दंत सकार लग गया, तो अब व्यवहारों का संशोधन व परिमार्जन करना ही अधिगम है। तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा, तो ध्यान रखिएगा प्रशिक्षण, अब गेट मतलब दरवाजा, तो गेट के अंदर हम किस लिए जाते हैं, प्रशिक्षण के लिए जाते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, जब भी हम विद्यालय जाते हैं कहीं भी जाते हैं गेट किस लिए खोलते हैं, प्रशिक्षण के लिए। तो गेट से सीधा प्रशिक्षण याद रखिए, आपको परिभाषाओं में केवल एक शब्द ढूंढना है और सीधा आंसर मिल जाएगा, ज़्यादा पूरी रटने की जरूरत है नहीं। क्रॉनबेक के अनुसार, क्रॉनबेक जी कहते हैं अधिगम जो है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। क्रॉनबेक क्या कहता है, अनुभव के परिणाम स्वरूप, ध्यान रखिएगा बस इतना याद रख लेगा, अनुभव के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन करवाते हैं वो कौन है, वो क्रॉनबेक हैं, ठीक है, क्रॉनबेक। फिर है ई आर हिलगार्ड। ई आर हिलगार्ड क्या कहते हैं कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है, यह सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। आपको सारी याद रखनी नहीं है, आप देखिएगा अगर नई क्रिया का जन्म कर रहा है, ये कौन सी कर रहा है, नई क्रिया का जन्म। ध्यान रखिएगा अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन क्रॉनबेक करवाते हैं और नई क्रिया का जन्म हिलगार्ड करवाते हैं, ठीक है। अधिक अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में क्रॉनबेक करवाते हैं और नई क्रिया का जन्म हिलगार्ड करवाते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, पूरी याद करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। गार्डनर मर्फी क्या कहते हैं कि वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में सभी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, देखो गार्डनर अर्थात गार्डनर आपने सुन, वो जो गार्डन की रखवाली करता है वो गार्डनर होता है। तो वो जो गार्डन जो होता है वो वातावरण ही तो है, अपना वातावरण उनसे ही तो है। तो वातावरण संबंधी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कौन करता है, गार्डनर करता है। वातावरण जो अपने पेड़ पौधे जो वातावरण है उन वातावरण की जो आवश्यकताएं होती है पानी वानी, तो गार्डनर करता है। तो आप इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये परिभाषाएं हो गई कुछ ट्रिक से। तो आपको अगर जैसे प्रशिक्षण सुनते ही गेट से याद आ जाता है, क्रो एंड क्रो दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति से इनके तीन शब्द आ जाते हैं, ज्ञान अर्जन अभिवृत्ति। फिर अगर वुड वर्थ दो है तो इनसे दो कौन कौन से हो जाते हैं वो याद आ जाता है। इसकी नर तो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया तुरंत। इस प्रकार से एक एक शब्द को आप याद रख लीजिए, पूरी परिभाषा याद रखनी। जो गार्डनर से वातावरण संबंधी आवश्यकता है, बस बहुत सिंपल ऐसे याद हो जाते, पूरे रटने की जरूरत है नहीं। अधिगम के प्रक्रिया के सोपान, देखिए सोपान क्या होता है कि अधिगम कैसे होता है, सीधा ही आपको कोई संगठन पुनर्बलन तो ना देगा ना, किस प्रकार से आप कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, वही अधिगम की प्रक्रिया के सोपान है कि किस प्रकार से चरणों में अधिगम चलता है। तो देखिए पहली है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अर्थात जैसे कि कोई प्रेरक चालक होता है, आप क्यों करते हैं कोई काम। आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सीटेट रीट जो भी आपकी टीचर्स एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से प्रेरक हुआ, आपको आवश्यकता हुई, तभी तो आप कर रहे हैं ना। ऐसे तो कोई इच्छा है नहीं, कोई ज़रूरत है जैसे भोजन प्राप्त करना है तो आपको भूख जो प्रेरक हो गई, भूख लग रही है इसलिए हमें भोजन प्राप्त करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा वो होती है। फिर उद्देश्य, तब हम उद्देश्य बनाते हैं कि हमें भोजन प्राप्त करना है, हमें रीड करनी है, हमें सीटेट करनी है, ये हमारा उद्देश्य हो गया। हमारे अंदर अभिप्रेरणा जगी, हमने उद्देश्य बना लिया और उसके अनुसार कार्य करने लग गए, लेकिन बाधा आ गई, ठीक है। अब बाधा जो बैरियर्स आ गए हमारे, अब हमने कर लिया ठीक है हमको करनी है सीटेट करनी है रीड करनी, तो अब बाधा आ गई कैसे करनी है, क्या सिलेबस है, कितना करना है, किस प्रकार पढ़ाई करनी है, ये वो ऐसे। फिर आप अनुक्रिया करते हैं कैसे न कैसे, इस पे अनुक्रिया साइकोज पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, उल्टा सीधा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। तब वो अनुक्रिया जब आपकी हो गई, अनुक्रिया आपने कर ली, 10-15 दिन पढ़े या 20 दिन पढ़े, तो फिर आपने एक मान लो टेस्ट लिया और उसमें आपको 5 क्वेश्चन आपने कर दिए सही, तो आपको पुनर्बलन मिल गया और फिर आप फिर पढ़ने लग गए, फिर और अच्छे से वैसे ही पढ़ने लग गए। तो इस प्रकार से वो संगठन बन जाता है। तो अभिप्रेरणा होती है पहले, फिर उद्देश्य होता है, फिर बाधा आती है कोई भी, फिर आप अनुक्रिया करते हैं, फिर अगर अनुक्रिया के बाद आपको पुनर्बलम मिल जाता है, फिर वो
जो सारी क्रियाओं है उनका आप संगठन कर लेते हो, कंटिन्यू वो चलती रहती है, आप उसको व्यवहार में उतार लेते हैं और इस प्रकार व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो यही है अधिगम के प्रक्रिया। देखिए अब ये जो है क्रमशः है, ना कि उल्टा सीधा, पहले अभिप्रेरणा ही आएगी, उसके बाद में ही उद्देश्य आएगा, फिर बाधा, फिर अनुक्रिया, फिर पुनर्बलन, फिर संगठन। कई बार इन प्रक्रियाओं को उल्टा सीधा दे के पूछ सकते हैं कि प्रक्रिया के सोपान कैसे हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए अधिगम की विशेषताएं क्या होती है, इसके हम थोड़ी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है, कई बार पूछ लेते हैं कि अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है या किशोर अवस्था तक चलता है या शैशव अवस्था तक चलता है। कई बार हम सोच लेते हैं जल्दी जल्दी में किशोर अवस्था तक कर देते हैं, तो अधिगम तो संपूर्ण जीवन चलता है, ध्यान रखिएगा, जब से जन्म होता है तब से अंत तक। और अधिगम परिवर्तन है, बिल्कुल परिवर्तन है। आज आपने ये सीखा तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, आपके थिंकिंग में परिवर्तन हो गया, तो ये परिवर्तन है और जीवन भर चलता रहता है। तो कभी भी व्यक्ति को एक सोच से कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखो जब तक मरेंगे तब तक तो व्यवहार में परिवर्तन है। तो आज आपका जो व्यवहार है वो नहीं रखना, आपको जरूरी नहीं वो ही उसी पे टिके रहो, नहीं, आगे आपको कुछ और चीज मिलेगी, आप अपना व्यवहार परिवर्तन करते रहो। कई बार कहते हैं ना कि हम जैसे हैं हम तो वैसे ही रहेंगे, नहीं, कैसे रहोगे, वैसे कैसे रहोगे, 50 साल के हो जाओगे या 2050 में, आज 2021 है, तो आज आप जैसे हो वैसे 2050 में ही रहोगे, तो किस प्रकार से जो आपका समाज है वो कैसे रहेगा, आप कैसे उन्नति करोगे आपके समाज के हिसाब से। तो आपको व्यवहार में परिवर्तन तो करना ही है ना। 90 अब आप 2000 में जैसे थे वैसे अगर आप 2020 में रहोगे तो क्या कैसे पीछे नहीं रहोगे क्या। तो व्यवहार में तुरंत परिवर्तन, हर बार परिवर्तन, रेगुलर परिवर्तन करते रहो, जो भी अच्छा है वो सीखो, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते रहो, क्योंकि कमियां सब में रहती हैं, तो व्यवहार में परिवर्तन करना ये लाजमी है, ऐसा वो नहीं है कि हमें नहीं करना, ठीक है। अधिगम सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक मतलब अधिगम केवल मानवों में नहीं होता, अधिगम एक जानवर भी कर सकता है, पक्षियों भी करते हैं, जो भी है वो सारे अधिगम ही करते हैं। तो ये सार्वभौमिक है, अधिगम विकास है, बिल्कुल अगर अधिगम आप में हो रहा है, धीरे धीरे आपका मेंटली विकास हो रहा है ना, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से अगर विकास हो रहा है तो ये विकास है। अधिगम अनुकूलन है, बिल्कुल अधिगम अगर आप कर लेते हो तो आप दूसरे के साथ, समाज के साथ समायोजन स्थापित कर लेते हो। अगर आप अधिगम नहीं करोगे, किस प्रकार से मुझे रहना है ये जिसने सिखाया, अगर आप उसका अधिगम नहीं करोगे तो आप किस प्रकार से अनुकूलन करोगे। तो आवश्यक है हर स्टेज पे जो भी हमें मिलता है तो उसके साथ हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। अधिगम तो वही हमारा अधिगम है। आज आप जैसे मैं ऐसा ही हूँ, सामने वाले के साथ आप वो नहीं करोगे, जैसे कि आप मान लो शादी में गए, आप शादी जैसा व्यवहार कर रहे हो और आप किसी तीये की बैठक में गए और वहाँ भी वो व्यवहार करोगे तो नहीं ना। अनुकूलन है, आपको सीखना है किस प्रकार से व्यवहार करना है, कहाँ पे परिस्थिति के अनुसार, वो आपका अधिगम ही है। अधिगम नया कार्य करना है, बिल्कुल आप जो नया कार्य करेंगे वो अधिगम के बेस पर ही करेंगे। अनुभवों का संगठन है, आपको जो जो अनुभव आपके होते रहेंगे, आप जो जो भी बुरे अनुभव हैं, आपके नए अनुभव है, तो बुरे अनुभवों को कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा और अच्छे अनुभवों को मैं ये काम बार बार करूँगा, वो अनुभवों का संगठन है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और अधिगम सक्रिय, बिल्कुल आप सक्रिय रहते हैं अधिगम में, बिना सक्रिय के अधिगम कैसे हो। अब इनके प्रभावित करने वाले कारक कि जब आप अधिगम कर रहे होते हैं, अच्छे अनुभव आप प्राप्त कर रहे होते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो जब देखते हैं। तो विद्यार्थी संबंधी जो कारक है वो क्या क्या है कि भाई जो विद्यार्थी से संबंधित अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम की इच्छा, विद्यार्थी में जब अधिगम की इच्छा ही नहीं होगी तो वो कैसे अधिगम करेगा। शैक्षिक योग्यता, अगर वह अच्छा है पढ़ने में तो वो जल्दी सीखेगा, अगर वो बुरा है या थोड़ा कम धीरे सीखता है तो वो धीरे सीखेगा। तो ये जो शैक्षिक उसकी योग्यता ये भी प्रभावित करती है, उसकी आकांक्षा का स्तर, उसमें महत्वाकांक्षा कितनी है सीखने के प्रति। अगर वो नहीं चाहता सीखना, उसके अंदर महत्वाकांक्षा ही नहीं है, सोच ही नहीं है, सोचता ही नहीं है मुझे सीखना भी है, नहीं सीखना, तो वो उसका जो स्तर है वो भी करता है। बुद्धि, अगर किसी की 140 है, आप देख लेते हो, कहीं किसी की 90 है और किसी की 70 है,
तो ये जो तीनों हैं ये अलग अलग प्रक्रिया से सीखेंगे। फिर संवेगात्मक स्थिति, कोई अगर दुख में है उसको हम पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ेगा, अगर कोई सुख में ज़्यादा ही खुशी हो गई तो भी वो नहीं पढ़ेगा। तो संवेगात्मक जो स्थिति है ये भी इम्पोर्टेंट करती है। तो ये लगभग विद्यार्थी से संबंधित है, लेकिन अध्यापक संबंधी, अध्यापक में क्या कमी होगी या अध्यापक में क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, तब अधिगम प्रभावित हो सकता है। तो विषय का ज्ञान, अगर उसको विषय का ज्ञान नहीं है तो आपको अधिगम अच्छे से नहीं होगा। अध्यापक का व्यवहार अगर रूड है, बिल्कुल आपको मारता है, तो आप अधिगम प्रभावित हो सकता है। शिक्षण विधि, अगर वो अच्छी शिक्षण विधि प्रयोग में नहीं लेता, गणित पढ़ा रहा है, ढंग से नहीं पढ़ा रहा, तो वो अधिगम प्रभावित हो सकते हैं। और सीखने की इच्छा, कि किस प्रकार से उसकी इच्छा है या नहीं है सीखने की, तो वो भी प्रभावित करता ही है। अध्यापक जो है, सीखने की इच्छा नहीं है, सॉरी, इसमें सिखाने की इच्छा है। सिखाने की जो अगर सिखाने की इच्छा है कि अध्यापक जो है वो अगर सिखाने की इच्छा रखेगा ही नहीं तो ठीक है, तो किस प्रकार से अधिगम होगा। विषय वस्तु संबंधी कारक, अब विषय वस्तु की प्रकृति अगर कठिन है, आपके लेवल की नहीं है या आपसे नीचे स्तर के लेवल की है, तो नीचे स्तर के लेवल के तो आपको अच्छा नहीं लगेगा उसको पढ़ने में, और अगर टफ है तो भी आप छोड़ दोगे। तो विषय वस्तु की प्रकृति भी जरूरी है। जीवन से संबंधित उदाहरण, अगर हम आपके जीवन से संबंधित उदाहरण देंगे, हमारे जीवन संबंधित अगर शिक्षक उदाहरण देगा तो हम जल्दी से सीखेंगे, उसमें इंटरेस्ट भी जगेगा। और पूर्व अधिगम, जो भी पूर्व अधिगम होता है हमारा, अगर हमने पहले अगर अधिगम के बारे में पढ़ा है तो अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, लेकिन अगर आप नए हो तो थोड़ा बहुत टाइम को लग सकता है। तो यही है पूर्व अधिगम। फिर आता है वातावरण संबंधी कारक, अर्थात भौतिक वातावरण। आप कक्षा में पढ़ रहे हो, आपके पास कुर्सी टेबल नहीं है बैठने के लिए, चौक डस्टर नहीं है लिखने के लिए, पंखा नहीं है तो गर्मी लग रही है, तो इस प्रकार की जो भौतिक चीज़ें हैं तो ये आपके अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। पारिवारिक वातावरण, आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, माता पिता झगड़ रहे हैं, तो आपका माइंड वहाँ रहता है। सामाजिक वातावरण भी इसी प्रकार से, तो आप अच्छे से अधिगम नहीं कर पाते। और अनुदेशन संबंधी कारक, क्या अनुदेशन संबंधी क्या कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम विधि, अगर आप जैसे आगमन विधि जो उदाहरण से नियम के प्रति और है, हम उससे पढ़ाएं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और लेकिन हमको अगर निगमन से निगमन विधि से पढ़ाएं कि शिक्षक हमको पहले नियम बता रहा है फिर उदाहरण बता रहा है, तो हमें कम समझ में आएगा। तो ये अधिगम विधि पे डिपेंड है, किस प्रकार से, कोई कैसी विधि, कोई व्यवहारवादी विधि जो है अनुबंधन करवा के पढ़ाता है, तो कोई पियाजे का जो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है खुद करने का, तो उससे करवाता है, तो उसके अधिगम जो विधि है वही अधिगम के लिए प्रभावित है। अभ्यास, कितना अभ्यास हम करते हैं, और परिणाम का ज्ञान कितना होता है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित जब प्रस्तावना होती है, तो अगर हमको शिक्षक कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले अगर पहले जो आज पढ़ाने जा रहा है उससे संबंधित कोई बात बता देता है जिसे हमें पता हो, तो वो हमें इंटरेस्ट भी आ जाएगा, फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये अनुदेशन संबंधी कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लाइक शेयर सब्सक्राइब नमो क्लासेस को ज़रूर करिएगा अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो। और आगे हम हर सिद्धांत को एक एक वीडियो में, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, मैस्लो का सिद्धांत, सारे सिद्धांत लगभग 8-10 सिद्धांत होंगे कम से कम, तो इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप रेगुलरली हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।